Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. चुनाव नहीं हारे, हमारी सीट लूटी गई है, ऐसा कहना है बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको जो है कंप्लीट एनालिसिस दूंगा बंगाल के इलेक्शन के साथ साथ तमिलनाडु के इलेक्शन में। और आप सबको जानकर यह हैरानी होगी कि केरल और तमिलनाडु में कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली है। साथ ही साथ अमेरिका से एक बड़ी खबर आई है। सर्जियो गौर जो कि एम्बेसडर है भारत में अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है, भारत जो है, वो अमेरिका में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश कर रहा है। उसकी भी जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी जानकारी आपको सही तरीके से मिल सके। पहले ये खबर देखिए, मेरे पीछे जो है, कल आपने देखा होगा ममता बनर्जी जो कि अभी करंट में चीफ मिनिस्टर थी बंगाल की, उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बगल में आपको अभिषेक बनर्जी भी देखने को मिलेंगे। और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया कि किस तरीके से एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चलाया था, और एसआईआर कराने का एकमात्र मकसद यह था कि जो गलत तरीके से, जो फर्जी तरीके से भारत में रहकर अपना एक आइडेंटिटी कार्ड बना लिए हैं और वोट यानी कि वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अंडर आर्टिकल 326, उसको जो है हटाया जाए, उन लोगों को हटाया जाए, उनकी छटनी की जाए। तो उसको लेकर जो है इन्होंने दावा किया कि इसकी वजह से जो है मेरी हार हुई है। यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ज्यादा दावा किए गए। सबसे बड़ी बात क्या कही कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने कि मैं अपनी सीट को नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को कवर किया है। मैं आपको इस वीडियो के पीछे की जो संवैधानिक जो नियम है उसको बताने वाला हूं। इस वीडियो में आपको संवैधानिक नियम बताऊंगा कि किस तरीके से ममता बनर्जी चाहे या ना चाहे उनको जो है इस सीट को खाली करना पड़ेगा। संविधान क्या कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्या कहते हैं, ये आपको जो है आज के इस वीडियो में समझ में आने वाला है। तो कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा होगा। आज जो है जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, जितने भी मीडिया हैं, सबने जो है इस न्यूज़ को कवर किया है, लेकिन कोई भी अच्छे तरीके से जो संवैधानिक जो नियम है उसको नहीं समझाया है। इसलिए मैं आपको संवैधानिक नियम समझाऊंगा, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड बीइंग अ टीचर ऑफ पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये मेरा दायित्व बनता है कि आपको जो है संवैधानिक नियम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है किसी भी चीफ मिनिस्टर को बनाने या फिर हटाने का, उसको मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और इस तरीके से जो है एक मीम भी चल रहा है कि बीजेपी को 207 सीट मिले हैं, टीएमसी को 80 सीट मिले हैं, लेकिन यहां पे जो ममता बनर्जी हैं वो कह रही हैं कि मैं नहीं आउट होंगी। जिस तरीके से एक छोटा सा बच्चा जो है, जब उसको आउट कर दिया जाता है, वो कहता है कि मैं तो अपना सीट नहीं छोड़ूंगा, मैं तो अपना विकेट नहीं दूंगा। उस तरीके का हाल जो है यहाँ पे ममता बनर्जी का हो गया है। और यहाँ पे बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है, लेकिन इसको जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं ममता बनर्जी। तो इस तरीके के आपने जो है कुछ देख रखे होंगे मीम्स जो कि काफी वायरल हो रहे हैं कल से लेकर आज तक। तो भारतीय संविधान में अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 164 क्लॉज 1 यानी कि आर्टिकल 164 क्लॉज 1 जो है वो इसके बारे में कहता है। क्या कहता है, देखिए, किसी भी मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है ये आपको मैं समझा देता हूं। मान लीजिए कि ये बंगाल है, ठीक है, ये बंगाल है, और बंगाल में है, बंगाल में जो है मान लीजिए कि टोटल 200 सीट्स हैं, टोटल 200 सीट्स हैं वहां के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी कि वहां के विधानसभा में मान लीजिए 200 टोटल जो है 200 सीट हैं। यानी किसी भी पार्टी को अगर सरकार बनानी है तो उसको वहां पे 100+1 यानी कि 101 सीट लानी होगी, तभी जो है जाकर जो है वहां पे सरकार बना सकती है। अब जरूरी नहीं है कि कोई पार्टी ही ला सके, कोई गठबंधन यानी कि कोई कोलिशन है या फिर कोई अलायंस है, अगर वो भी अगर इतनी सीट लेकर आती है तब भी वो सरकार बना सकती है। लेकिन यहाँ पे बंगाल के केस में हमने क्या देखा, यहाँ पे जो बीजेपी पार्टी है वो खुद जो है इतनी सीट ला चुकी है, यानी कि 207 सीट ला चुकी है, जो कि काफी ज्यादा है, मेजोरिटी से काफी ज्यादा है, और आराम से जो है सरकार बना सकती है। अब नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि बंगाल के अभी करंट जो चीफ मिनिस्टर है वो है ममता बनर्जी। अब ममता बनर्जी जो है, चूंकि इनकी हार हो चुकी है, इनके पास नंबर्स नहीं है, सीट्स नहीं है विधानसभा में, इसलिए इनका दायित्व बनता है कि ये राजभवन में जाएं और राजभवन में जाकर वहां पे जो राज्यपाल है यानी कि जो गवर्नर है उनको अपना इस्तीफा दे दे। लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा नहीं किया। लेकिन आप बाकी सारे राज्यों में अगर आप देखेंगे जहां पे जो चीफ मिनिस्टर हारे हैं, जैसे कि तमिलनाडु में एमके स्टालिन और केरल में पिनरी विजयम, इन दोनों ने जो है जाकर राजभवन में अपना इस्तीफा दे दिया है। लेकिन आप ममता बनर्जी को देखेंगे तो ममता बनर्जी ने जो है जाकर बंगाल के गवर्नर को इस्तीफा नहीं दिया है। अब इस केस में क्या होता है कि ममता बनर्जी ने चूंकि राजभवन में जाकर इस्तीफा नहीं दिया है, तो यहाँ पे जो राज्यपाल हैं उनके पास जो है कुछ राइट्स हैं, कुछ अधिकार हैं। आप सभी जो है जब संविधान पढ़ते होंगे या जो भी पॉलिटिकल साइंस या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, उन सबको ये लगता है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं या फिर राज्यपाल हैं उनके पास किसी तरह की कोई शक्ति नहीं होती। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि उनके पास कुछ डिस्क्रिशनरी राइट्स भी होते हैं। राष्ट्रपति के पास कुछ डिस्क्रिशनरी राइट्स होते हैं जिसको उपयोग करके वो अपने अधिकार का कुछ प्रयोग कर सकते हैं। उसके बारे में आपको बता देता हूं। देखो, कोई भी मुख्यमंत्री होता है उसको अपॉइंट कौन करता है, मैं यहां पे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं अपॉइंट। तो अपॉइंटमेंट जो है वो पूरी तरीके से गवर्नर करता है।
मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर करता है। लेकिन गवर्नर किसी को भी अपॉइंट कर सकता है, आपको कर सकता है, मुझे भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए? बहुमत होना चाहिए। जिसके पास मेजोरिटी होगा, जिसके पास भी मेजोरिटी होगा, उसको जो है गवर्नर क्या करेगा? अपॉइंट करेगा। मान लीजिए मेरे पास मेजोरिटी नहीं है, लेकिन मैं भी गवर्नर के पास जाता हूं और कहता हूं कि मैं जो है मेजोरिटी प्रूफ कर सकता हूं, तो गवर्नर कहता है कि ठीक है, आपको इस तारीख को आकर फ्लोर टेस्ट करना है। फ्लोर टेस्ट करना है। फ्लोर टेस्ट का मतलब क्या होता है कि विधानसभा के पटल पर आकर आपको साबित करना होगा कि भाई आपके पास बहुमत है, यानी कि वोटिंग होती है और वोटिंग के माध्यम से देश और दुनिया और राज्य को बताया जाता है कि हमारे पास बहुमत है और हम सरकार जो है चला सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो यहां पे अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी के पास तो बिल्कुल ही सीट्स नहीं है, वो आसपास भी नहीं है। इस तरीके से तो राज्यपाल कभी भी उनको मौका ही नहीं देंगे फ्लो टेस्ट करने का। यानी कि यहाँ पे जितना भी ममता बनर्जी कितना भी कोशिश कर ले, कुछ नहीं होने वाला है। ममता बनर्जी सीधे सी एक जनता के बीच में, लोगों के बीच में एक संदेश देना चाहती हैं कि ये जो चुनाव हुआ है ये फर्जी तरीके से हुआ है, गलत तरीके से हुआ है, और मुझे जो है ये इलेक्शन कमीशन और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट के, उनका इस्तेमाल करके मुझे हराया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि कितने लाख 90 लाख वोटर्स जो हैं उनको डिलीट किया गया था उनके नाम को, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गए और वहां से 30 से 32 लाख जो वोटर्स थे उनके नाम को दोबारा जोड़वाया गया। फिर भी बहुत सारे जो वोटर्स थे वो जो है वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल नहीं कर पाए एसआईआर की वजह से, ऐसा कहना था ममता बनर्जी। हालांकि ये जो है सुप्रीम कोर्ट में अभी भी ये बहस चल रही है और आने वाले समय में देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जो है क्या अपना निर्णय देता है। लेकिन आर्टिकल 164 क्लॉज 1 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे किसी तरह का कोई भी राइट नहीं है ममता बनर्जी का मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का, क्योंकि उनके पास जो है कोई सीट नहीं है, उनके पास बहुमत नहीं है, और जब बहुमत नहीं होता तो आप सरकार जो है नहीं चला सकते हैं। यह भारत संविधान का नियम कहता है। एक बार जो है आपको फिर से कंप्लीट एनालिसिस दे सकता हूं। सबसे पहले ये सवाल उठता है कि क्या रेजिग्नेशन नेसेसरी है, यानी कि क्या त्यागपत्र देना ममता बनर्जी के लिए जरूरी है, और क्या वो त्यागपत्र देंगी तभी नया मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट होगा? तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। संविधान के जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कहते हैं? देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट फॉर अ फॉर्मल स्टेपिंग डाउन एंड हैंडिंग ओवर अ चार्ज। एक्सपर्ट्स से रेजिग्नेशन इज अ कन्वेंशन डज नॉट अफेक्ट द स्वेरिंग इन द चीफ मिनिस्टर। आप सबको पता होगा कि बीजेपी ने डिसाइड किया है कि 9 मई को जो है वो बंगाल में जो है नई सरकार का गठन होगा। 9 मई जो है वो काफी महत्वपूर्ण दिन है भारत के इतिहास में, क्योंकि उस दिन रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म जयंती है, और इसीलिए जो है उस दिन को चुना गया है कि उसी दिन जो है बंगाल में जो है नई सरकार का गठन किया जाएगा। और यहाँ पे आपको जो मैंने सवाल पूछा था आपको कि रेजिग्नेशन जरूरी है, तो रेजिग्नेशन बिल्कुल ही जरूरी नहीं है। कोई भी नया मुख्यमंत्री अगर शपथ लेता है जिसके पास बहुमत है, तो उसके लिए पुराने वाले मुख्यमंत्री का रेजिग्नेशन देना जरूरी नहीं है। वो जब तक, चूंकि यहाँ पे 7 मई को जो ममता बनर्जी है उनका जो है कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो 7 मई के बाद उनका जो है किसी भी तरह का कोई जनाधार नहीं रहेगा, किसी भी तरह का उनका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा गवर्नमेंट पे, और पूरी तरीके से वो गवर्नर के हाथ में चला जाएगा, और गवर्नर जो है फिर नए मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल का गठन करेंगे, और फिर से जो है उनके पास सारी शक्ति होगी और वो सरकार चलाएगी। और कौन सरकार चलाएगी? बीजेपी सरकार चलाएगी, क्योंकि उन्हीं के पास पूरा जो है पावर रहेगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द सीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द advice of the chief minister, and the minister shall hold office during the pleasure of the president. So on the pleasure of the president, chief minister is appointed and chief minister works during his office और her office, है ना? तो गवर्नर के प्लेजर पे ही कोई भी मुख्यमंत्री जो है वो कार्य करता है, और गवर्नर ही उसको अपॉइंट करता है। गवर्नर ने ही जो है मंत्रिमंडल का जो है अपॉइंटमेंट करता है। तो ये सारे जो अधिकार जो है गवर्नर के पास है, और गवर्नर जो है उसी को ये शक्ति देगा मुख्यमंत्री बनने का जिसके पास जनाधार होगा, यानी कि सीट्स होंगे विधानसभा में। समझ में आ गई आपको बात? यानी कि मोटा मोटी अगर आपको बात समझाना चाहूं तो बात यह है कि जिसके पास भी सीट्स होंगे विधानसभा में वो जो है सरकार चलाएगा, और सीट जो है पूरी तरीके से बीजेपी के पास है, क्योंकि 200 से ज्यादा सीट्स उसने हासिल कर रखे हैं। दोस्तों ये एक आईपीएस हैं अजय पाल शर्मा, जो कि काफी ज्यादा न्यूज में थे, क्योंकि इनको भेजा गया था बंगाल में, और वहां पे जो है ये चुनाव को अच्छे तरीके से स्मूथन तरीके से कराने के लिए जो है इनको जिम्मेवारी दी गई थी। अब ऐसी खबर चली जा रही है, मुझे नहीं पता कि इस खबर में कितनी सत्यता है, लेकिन बहुत सारे न्यूज पोर्टल्स ने इसको कवर किया है कि आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को जो है 5 साल के लिए प्रतिनियुक्ति यानी कि डेपुटेशन पे भेजा जा रहा है वेस्ट बंगाल। और दोस्तों आपको पता होगा कि अजय पाल शर्मा को लेकर टीएमसी खास करके किस तरह के बयान का इस्तेमाल कर रही थी, और टीएमसी के जितने भी लीडर्स थे उनका ये कहना था कि जब टीएमसी की सरकार बन जाएगी तो इनका हिसाब और किताब किया जाएगा। लेकिन टीएमसी की सरकार तो बन नहीं पाई, और ऊपर से जो गृह मंत्रालय है, जो भारत की सरकार है, उसने यह निर्णय किया कि 5 साल के लिए इनको डेपुटेशन पे पश्चिम बंगाल भेजा जाएगा। हालांकि मैं अभी भी इस खबर की सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने इसको कवर किया है, और जब ये अगर बात सच है तो समझ जाइए कि टीएमसी के जितने भी लीडर्स हैं उन सबको पेट में और ज्यादा दर्द होने वाला है। आप ये देख लीजिए, कल जो है ये सारे जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं दुनिया के या फिर देश के, उन सब ने ये विक्ट्री जो बंगाल में हासिल हुई है नरेंद्र मोदी और बीजेपी की, उसको कवर किया है, और साथ ही साथ असम में भी जो विक्ट्री हासिल हुई है उसको भी कवर किया है। तो ये आप देख सकते हैं पूरे न्यूज़पेपर की हेडलाइंस थी। जो न्यूज़पेपर 2021 में जब ममता बनर्जी की सरकार बनी थी बंगाल में, तो उनकी बहुत तारीफ करते हुए थकता नहीं था,
और भारतीय जनता पार्टी की बुराई करते हुए नहीं थकता था। आज 5 मई 2026 को यही न्यूज़पेपर है, सेम न्यूज़पेपर है, लेकिन हेडलाइन जो है वो चेंज हो गया है। तो यही कहते हैं कि गिरगिट की तरह रंग बदलना, इसी को कहते हैं। आपने गिरगिट को देखा वो कैसे जो है पल भर में अपना रंग बदल देता है। और ये न्यूज़पेपर्स की जो हेडलाइंस है ये बताते हैं कि भाई जिधर आंधी चलती है उधर का ही रुख मोड़ लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक और ये मुझे क्लिप जो है, ये जो डिजाइन, ये जो पोस्टर है, मुझे काफी अट्रैक्टिव लगा। अट्रैक्टिव इसलिए लगा क्योंकि इसमें जो चीजें लिखी गई हैं उसको अगर आप देखेंगे, जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें एक चीजें लिखी गई हैं। क्या लिखी गई हैं कि 19 में से 18 एमएलए जो है असम में वो मुस्लिम है। अगर आप देखेंगे बंगाल में तो 2 सीट जीती है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, 2 ही सीट जीत पाई बंगाल में, और वहां पे जो दोनों कैंडिडेट हैं वो मुस्लिम है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे केरलम में तो 30 सीटें हासिल हुई हैं यहाँ पे, और वहां पे भी जो एमएलएज हैं वो मुस्लिम हैं, यूडीएफ के। ठीक है, तो एक तरीके से कह रहे हैं हैज कांग्रेस टर्न इनटू अ मुस्लिम लीग। इस तरह के जो है कुछ पोस्टर्स जो है काफी वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पे। आपका क्या विचार है इस पे कि क्या सच में कांग्रेस जो है वो मुस्लिम लीग बन गई है? वही मुस्लिम लीग जो मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी हुआ करती थी, और वही मुस्लिम लीग जिसने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं इस पे? अपने कॉमेंट्स जो है जरूर लिखिएगा कि क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो मुस्लिम लीग बन चुकी है। अब देखो दोस्तों, ये है अमित शाह, राजनाथ सिंह और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन दोनों की तिकड़ी ने असम में और बंगाल में तो कमाल कर दिया, लेकिन कुछ लोग इन लोगों का मजाक भी उड़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु और केरल में इनका बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा। भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा, बहुत ही ज्यादा खराब प्रदर्शन रहा तमिलनाडु और केरल में। मैं आपको आंकड़े भी दिखाऊंगा, और आंकड़े क्या है आप देख लीजिए। तमिलनाडु में 1 सीट जीती है बीजेपी, और केरल में जो है 3 सीट जीती है बीजेपी। यानी परफॉर्मेंस ऑफ बीजेपी इन साउथ इंडिया में अगर बात करें, साउथ इंडिया में क्या परफॉर्मेंस रहा है, तो परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। यानी कि असम और बंगाल में तो जीत हासिल हुई, काबिले तारीफ की बात है, लेकिन तमिलनाडु और केरल में जो बीजेपी का बुरा प्रदर्शन रहा, इस पर काफी ज्यादा जो है मजाक उड़ाया जा रहा है। और खास करके ये जो 3 धुरंधर हैं इनकी मजाक उड़ाई जा रही है सोशल मीडिया हैंडल्स पे। लेकिन इनको मैं बताना चाहता हूं कि बंगाल, जो वेस्ट बंगाल है, जब वेस्ट बंगाल में 2011 में जब इलेक्शन हुआ तो 2016 में इलेक्शन हुआ, 2016 में तो उस समय 3 सीटें जो है बीजेपी के पास थी। 2021 में हुआ तो 77 सीटें थी, और 2026 में हुआ तो 207 सीटें हैं। यानी कि 3 से 77 और 77 से 207 का तो ये आंकड़ा है। बीजेपी ने महज जो है 15 साल में इसको कवर कर लिया। आने वाले समय में आपको तमिलनाडु और केरल में भी ये गवर्नमेंट देखने को मिले, क्योंकि जिस तरह का वेव चल रहा है, जिस तरह की आंधी चल रही है, आपने देखा होगा कि किस तरीके से मैंने कल की क्लास में बताया था आपको कि मोदी में हुआ भारत। यानी कि जितने भी सेंट्रल इंडिया के स्टेट्स हैं उन सारे स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट है, या फिर बीजेपी लेड अलायंस की गवर्नमेंट है। समझ में आ रहा है? जैसे कि आप देख लीजिए बिहार में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, बीजेपी लेड अलायंस की गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेंट है। तो आप देख रहे होंगे कि या तो गठबंधन की या फिर बीजेपी की खुद की जो है सरकार चल रही है। लेकिन साउथ ऑफ इंडिया में कुछ ऐसे राज्य थे, तमिलनाडु है, केरल है, आप चले जाएंगे उधर तो नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य है जहां पे आज तक बीजेपी ने कभी सरकार नहीं बना पाई है। तो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा साउथ ऑफ इंडिया में, क्योंकि जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिला 3 से 77 और 77 से 207, तो ये आंकड़ा जो है 207 तक पहुंचने में बीजेपी को काफी संघर्ष करना पड़ा। लेकिन ये ऐसी पार्टी है, कल जो है नितिन नवीन जो पार्टी प्रेसिडेंट है उन्होंने भी कहा कि भाई अगर हमारी हार होती है तो हम उसकी समीक्षा करते हैं और फिर जो है अगली जीत के लिए जो हम लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि फिर जो है हम आराम करने लगते हैं कि फिर 5 साल बाद चुनाव होगा और उसके बाद जो हम काम करेंगे, नहीं, 5 साल तक लगातार तैयारी चलती है और फिर जो है तब आपको रिजल्ट ऐसे देखने को मिलता है। इसीलिए एक छक्के ने जो है वर्ल्ड कप नहीं जीता है, ये बात सही है, क्योंकि पूरी कंबाइन एफर्ट होती है टीम की और लंबे समय तक एफर्ट होती है किसी भी टीम की, तब जाके जो है ऐसे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और इसके लिए जो है बंगाल का जो अभी नतीजा आया है ये ममता बनर्जी को जो है हजम नहीं हो रहा है। फिर आप देख लीजिए टीवी के, मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु में और केरल में दोनों जगह जो है कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। कल जो है जो टीवी के जो लीडर है विजय थालापति, विजय ने जो है कॉल पे बात की, फोन पे बात की और तमिल जो कांग्रेस के जो लीडर हैं श्री राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि पार्टी प्रेसिडेंट है, उनके साथ जो है बातचीत हुई और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि कांग्रेस जो है वो सपोर्ट करेगी इसको टीवी के को। क्योंकि ऐसा हुआ क्या है, तमिलनाडु में किसी भी पार्टी को फुल मेजोरिटी नहीं मिली है और चूंकि किसी भी पार्टी को फुल मेजोरिटी नहीं मिली है तो कोई भी सरकार नहीं बना सकता है। इसीलिए यहाँ पे थालापति विजय की ये मजबूरी है कि वो किसी ना किसी पार्टी के सपोर्ट को लें। AIADMK का सपोर्ट नहीं ले सकते, DMK का सपोर्ट नहीं ले सकते, क्योंकि इन दो पार्टी के खिलाफ ही इन्होंने पूरे अपने इलेक्शन रैली में अपनी बातों को कहा है। इन्होंने जो है उनकी करप्शन से लेकर सारी जो लॉ एंड ऑर्डर की जो भी प्रॉब्लम है उनको उजागर किया है, तो उनके साथ तो गठबंधन कर नहीं सकते। अब इनके पास ऑप्शन ये है कि जो निर्दलीय जो कैंडिडेट्स हैं, जो छोटी मोटी वहाँ की जो रीजनल पार्टी हैं उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ जो है गठबंधन करे और साथ ही साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ इन्होंने गठबंधन करने को तय किया है। यानी कि एक तरीके से तमिलनाडु में और केरल में दोनों जगह आपको कांग्रेस की सरकार देखने को मिलेगी। हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर आपको यही व्यक्ति देखने को मिलेगा क्योंकि इसके पास जाहिर सी बात है ज्यादा सीट है।
बहुत सारे लोगों ने ये सोच रहे हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ कि महज 2 साल में थलापति विजय ने कुछ ऐसा कमाल कर दिया जिससे इनको जो है इतनी प्रचंड बहुमत मिली, यानी कि लगभग 107 सीट अगर ये जीत पाए हैं तमिलनाडु में, तो इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे की कहानी ये है दोस्तों कि तमिलनाडु में जो थलापति विजय है, इन्होंने कुछ ऐसे वादे कर रखे हैं वहां की जनता से। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में यानी कि घोषणा पत्र में कुछ ऐसे वादे कर रखे हैं वहां की जनता से जिसको देखकर कोई भी इनको ही वोट देगा। अब एक बार वादे देख लीजिए क्या है कि महिलाओं को हर महीने जो है 2500 रुपए दिए जाएंगे, जो बुजुर्ग और दिव्यांग लोग हैं उनको हर महीने जो है 3000 रुपए दिए जाएंगे। इस तरह के वादे किए हैं, यानी कि जो फ्रीबीज का जो कल्चर है उसका एग्जांपल आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा कि किस तरीके से भर भर के थलापति विजय ने जो है लोगों के लिए जो है एक लंबी चौड़ी जो है एक तरीके से योजना चला रखी है कि किस तरीके से ये पैसों को लुटाएंगे लोगों पर, क्योंकि 2500 रुपए हर महीने महिलाओं को, 3000 रुपए जो दिव्यांग लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको दिए जाएंगे। शादी के वक्त लड़कियों को सरकार की तरफ से 8 ग्राम सोना दिया जाएगा, रेशमी साड़ी दी जाएगी। भूमिहीन जो लोग हैं, जिनके पास लैंड नहीं है, जो लैंडलेस पीपल हैं, उनको जो है मुफ्त में जमीन दी जाएगी। गरीबों को जो है सरकारी जमीन पर पट्टा दिया जाएगा। ग्रेजुएशन जो पास स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, उनको 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, है ना, अलाउंसेस मिलेंगे 4000 रुपए। 5 लाख युवाओं को जो है इंटर्नशिप मिलेगा। 5 साल में 5 लाख नौकरी दी जाएगी। और भी बहुत सारे जो है ऐसे वादे कर रखे हैं थलापति विजय ने। और चूंकि इस तरह के जो वादे उन्होंने कर रखे, इससे जनता के बीच में इनका माहौल काफी अच्छा बना और जनता ने निर्णय किया कि भाई काफी भारी मतों में जो है इनको वोट दिया जाएगा और जिताया जाएगा। अब आने वाले समय में 5 साल जो है इनके लिए काफी बड़ा चैलेंज होगा थलापति विजय के लिए कि किस तरीके से इन वादों को वो पूरा करेंगे। हालांकि इन वादों को पूरा करने में उनको टोटल जो खर्च देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 99,057 करोड़। 99,057 करोड़ यानी कि लगभग 1 लाख करोड़ का खर्चा आएगा। मैंने यहाँ पे जो है पूरा स्कीम, बेनिफिशियरी बेस यूज, यूनिट बेनिफिट और एनुअल कॉस्ट यहाँ पे मैंने सारा निकाल रखा है। एक बार आप इन सबको जोड़ेंगे तो 99,057 करोड़ आएगा, यानी कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए जो है खर्च किए जाएंगे थलापति विजय और उनकी पार्टी टीवीके की तरफ से तमिलनाडु के लोगों पर। दोस्तों आपको क्या लगता है कि जो फ्रीबीज कल्चर है, ये जो पार्टियां जीतने के लिए बहुत सारे वादे कर लेती हैं और फिर जो है 5 साल में उन वादों को पूरा करे या ना करे, लेकिन ये जो वादे करती हैं ये क्या सही है या गलत है, ये निर्णय मैं आप पे छोड़ता हूं, क्योंकि जनता ही अगर निर्णय करे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है कि जब आप बहुत ज्यादा खर्च कर देते हैं, जब आपकी आमदनी 98 हो और खर्चा रुपया हो, तो इससे क्या होता है, डेफिसिट बढ़ता है, घाटा बढ़ता है। डेफिसिट समझ में आ रहा है? जैसे कि आप 10 रुपए कमा रहे हैं लेकिन 20 रुपए खर्च कर रहे हैं, यानी कि 10 रुपए का आपको घाटा हो रहा है। 10 रुपए आपके ऊपर लोन, डेट यानी कि कर्ज जो है चढ़ रहा है। इसी तरीके से आप बहुत सारे जो राज्य देखेंगे जिनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यही किया कि उनकी आमदनी कम थी लेकिन उन्होंने खर्च भर भर कर किया। जब आमदनी कम हो, खर्च भर भर कर आप करेंगे तो आपके ऊपर कर्ज और डेट और लोन आपके ऊपर चढ़ता चला जाएगा। फिर आप उसके इंटरेस्ट देंगे और फिर जो है आप एक डेट साइकिल में, यानी कि कर्ज का जो एक कुचक्कर होता है, उसमें आप फंस जाएंगे। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि ये जो आंकड़ा, ये जो नंबर है 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे टीवीके को 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, ये बहुत बड़ा डेटा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा नंबर है, जो कि सोचना पड़ेगा थलापति विजय को कि किस तरीके से इसको जो है वो पूरा करेंगे। दोस्तों एक बहुत बड़ा जो है न्यूज जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, क्या बताया था कि इंडिया जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आज तक आपने सुना होगा कि बाहर के बहुत सारे देश जो है भारत में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन भारत जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है कहां पे, अमेरिका में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। यहां पे आप देख लीजिए, अंडर प्रेसिडेंट ट्रम्प्स लीडरशिप इन्वेस्टमेंट इज फ्लोइंग बैक इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स एट रिकॉर्ड लेवल। इंडियन कंपनीज प्लान टू इन्वेस्ट ओवर $20.5 बिलियन। कितना? $20.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडियन कंपनी जो है वो कहां पे कर रही है, अमेरिका में कर रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट पहले भी किया गया था, किसकी तरफ से, अडानी की तरफ से, रिलायंस की तरफ से। रिलायंस ने अपना जो है एक जो है रिफाइनरी प्लांट जो है वो सेटअप किया था यूएसए में। जब रिलायंस ने अपना रिफाइनरी प्लांट सेटअप किया यूएसए में तो बहुत किरकिरी हुई, बहुत मजाक उड़ाया गया कि ऐसा प्लांट वो भारत में ही सेटअप क्यों नहीं कर रही है। आपको पता होगा कि जामनगर में सबसे बड़ी रिफाइनरी है रिलायंस की। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो विपक्ष के लोग हैं वो आरोप लगा रहे थे कि भाई भारत में ही इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, आप अमेरिका में जाकर इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो। आपके क्या विचार है, कॉमेंट में जरूर बताइए कि $20.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करना भारतीय कंपनी के द्वारा, क्या ये सही है, या फिर इन कंपनियों को भारत में ही रहकर, भारत में ही इन्वेस्टमेंट करके भारत को ही विकसित राष्ट्र बनाने में मदद करनी चाहिए। आपके क्या विचार है, कॉमेंट में जरूर लिखिएगा। और देखिए यहाँ पे कहां पे कौन से सेक्टर में, टेक्नोलॉजी में, मैन्युफैक्चरिंग में और फार्मास्यूटिकल्स में, अलग अलग सेक्टर्स में जो है इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है इन इंडियन कंपनीज की तरफ से अमेरिका में। दिस इंक्लूड 12 इंडियन कंपनीज हु अनाउंस्ड $1.1 बिलियन इन इन्वेस्टमेंट जस्ट टुडे। तो मतलब एक दिन में ही, यानी कि कल के ही दिन, है ना, ये 6 मई की खबर है, यानी कि आज के ही दिन जो है $1.1 बिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट कर दिया सिर्फ एक दिन में। और टोटल कितना होने वाला है, $20.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। दिस पार्टनरशिप आर क्रिएटिंग रियल अमेरिकन जॉब्स एंड बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर सप्लाई चेन्स, प्रूफ दैट व्हेन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी डू बिजनेस टुगेदर एवरीवन विंस।
अब देखो ये इन्वेस्टमेंट होगा अगर अमेरिका में, तो वहां के लोगों को फायदा मिलेगा, वहां का जीडीपी बढ़ेगा, वहां का डेवलपमेंट होगा, वहां का ग्रोथ होगा, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां का जो लाइफ स्टाइल है उनका जो एक तरीके से हर चीज में डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, है ना, हर कुछ इंप्रूव होगा अमेरिका में। लेकिन सवाल वही उठता है कि क्या भारत की कंपनी सिर्फ भारत में ही रहकर इन्वेस्टमेंट करे या फिर अदर जो वर्ल्ड है वहां पे भी जाके एक्सप्लोर करे, वहां भी इन्वेस्टमेंट करे, इससे उन कंपनीज का भी फायदा होगा और भारत का भी नाम ऊपर उठेगा। दूसरा साइड इसका यह है कि वहां पे इन्वेस्टमेंट ना करके भारत में इन्वेस्टमेंट करे और भारत को ही आगे बढ़ाए। आप कौन से पॉइंट्स पे एग्री करते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगली खबर जो है सबसे महत्वपूर्ण खबर है, आपको पता होगा कि पिछले साल मई के 4 दिन भारत के इतिहास में हमेशा याद रखे जाएंगे। पिछले साल के मई के 4 दिन इतिहास में क्यों याद रखे जाएंगे? क्योंकि 4 दिन ही सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर चला था और ऑपरेशन सिंदूर के सिर्फ 4 दिन चलने में ही हम पाकिस्तान की हालत खराब हो गई और पाकिस्तान को गिड़गिड़ाना पड़ा अमेरिका के सामने, डोनाल्ड ट्रंप के सामने, कि भाई आप सीज फायर करा दीजिए। और फिर जो है अमेरिका जो दावा करता है कि मैंने सीज फायर कराया, हालांकि इसमें कोई सत्यता नहीं है। भारत ने जो है और अब पाकिस्तान में खुद आपस में बातचीत करके जो है सीज फायर किया था। तो 7 मई, 8 मई, 9 मई और 10 मई ये 4 जो पाकिस्तान के भारत पाकिस्तान के वॉर के यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के ये 4 दिन जो थे, इसके एनालिसिस जो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कड़ी टक्कर दी पाकिस्तान को और कहीं का नहीं छोड़ा, पाकिस्तान को पूरी तरीके से बख्शिया उधेड़ दी। कल के वीडियो में इसका एनालिसिस लेकर आऊंगा क्योंकि कल 7 मई है और 7 मई को ही ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था। तो कल जो है इसका एनालिसिस लेकर आऊंगा, कल के वीडियो का इंतजार कीजिए। आप कैसे चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। कौन कौन टॉपिक्स पे हम लोग वीडियो को कवर करें, कौन कौन टॉपिक्स पे वीडियो बनाएं, इसका भी सजेशन आप जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इस टॉपिक को भी हम लोग कल के वीडियो में कवर करेंगे। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।